तो आज हम बात करेंगे कि भाग्योदय कब होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लेकर हमारे पास सब आते हैं कि नैना मेरा भाग्योदय कब होगा, बीना बता पैसा कब आएगा, करिश्मा बता यार मेरा खुद का घर कब होगा। मतलब भाग्योदय का उदय कब होगा ये हम बड़ी सिंपल से जान सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हर ग्रह का एक ये निश्चित रहता है कि उसकी एक टाइम लिमिट एज के हिसाब से बताई गई है। जैसे सूर्य अगर आपका भाग्येश है, यानी कि 9 नंबर के अंदर में 5 नंबर लिखा है, 9 नंबर अब हाउस के अंदर में नंबर 5 लिखा है, तो मतलब भाग्यश कौन हो गया? सूर्य हो गया। तो हम ये कह सकेंगे कि 22 साल की उम्र या 22 साल के बाद ही इस इंसान की भाग्योदय होगी। अगर भाग्यश चंद्र से यानी नवम भाव में 9th हाउस में 4 नंबर लिखा है चंद्रमा, तो इसका मतलब कि 24 साल या 24 साल के बाद ही इस इंसान का भाग्योदय होगा। देखो रेणुका आ गई। फिर मंगल, मतलब कि भाग्येश अगर के 1 या 8 नंबर लिखा है आपका यहाँ पर नवम भाव में, तो बोल सकते हैं 28 साल के बाद ही इस इंसान का भाग्योदय होगा। इसी तरह बुध का 31 साल, मतलब नवम भाव में 3 या 6 लिखा है। गुरु का 16 साल, यानी कि नवम भाव के अंदर में 9 या 12 नंबर राशि लिखी है। शुक्र का हम जानते 2 और 7 नंबर का राशि का मालिक है शुक्र। तो नवम भाव के अंदर में 2 या 7 नंबर राशि लिखी हो तो 25 साल के बाद भाग्योदय होगा। और 36 साल दिया गया है शनि को, यानी कि 9 नंबर नवम भाव के अंदर में 10 या 11 नंबर की राशि लिखी हो, यानी कि भाग्येश शनि हो, तब हम 36 साल के बाद ही इसका भाग्योदय होगा, ये हम कह सकते हैं। ये बात क्लियर है, एकदम सिंपल है। Nino, हाँ बोलो। ninth house you mean, no? 9th हाउस, 9th हाउस। अब जैसे ये सामने कुंडली है ऐसी, Hmm. ठीक है, वहां ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से है। यहाँ 9 नंबर लिखा है नवम भाव के अंदर में, ठीक है। तो 9 और 12 का राशि का स्वामी कौन है? गुरु। तो मतलब इसका भाग्यश हो गया गुरु। भाग्य का भाव का स्वामी है गुरु। तो गुरु का है 16। तो ऐसे व्यक्ति का 16 साल में ही भाग्योदय होगा, उससे पहले नहीं होगा, ये हम बोल सकते हैं। दूसरा, हम भाग्य का ये भी देख सकते हैं कि अब वो बोलेगा वो टाइम तो निकल गया, तो क्या अभी वापस नहीं होगा? तो वापस हम दिखेंगे कि जब भी भाग्य से अभी गुरु है ये चार्ट के हिसाब से, तो जब भी गुरु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तब भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं नवम भाव के साथ में। यहाँ गुरु मान लो नवम भाव से ट्रांजिट में गोचर में यहाँ से पास ऑन होता होगा, ठीक है, तो भी हम बोल सकते हैं कि उसका भाग्योदय हो सकता है वहां पे उस टाइम में। ऐसा नहीं है कि वो टाइम निकल गया उसके लाइफ में कभी भाग्योदय होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। फिर आज मैंने एक एक और चीज नई सीखी, ठीक है। एक और एस्ट्रोलॉजर से उसने बहुत अच्छा बताया, उसने मेरा राजयोग बताया कि राजयोग कैसे होता है, लक्ष्मी नारायण योग। ठीक है। जैसे ये चार्ट को ही हम देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि जब भी केंद्र का स्वामी का त्रिकोण के साथ कनेक्शन बन जाए तो राजयोग बन जाता है। अब जैसे यह केंद्र के स्वामी कौन है ये कुंडली में, 1 4 7 10, यानी कि मंगल, चंद्रमा, अपना वीनस और शनि, बरोबर ना, केंद्र के स्वामी 1 4 7 10। और त्रिकोण के स्वामी कौन है यहाँ पे बताओ, कोई बोलेगा? नहीं ना, तू मत बोल, तेरे को तो समझ में आ रहा, बीना, करिश्मा, त्रिकोण का स्वामी कौन है यहाँ पे? बोलो बोलो, अनम्यूट करो, भले रॉन्ग होगा तभी चलेगा। 159। यस, 159। तो यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी हुआ 5 नंबर, यानी कि सूर्य, और नंबर हुआ यानी गुरु। तो जब भी केंद्र के स्वामी का कनेक्शन पांचवा या नवम भाव के साथ हो जाता है तो एक राजयोग बनता है। अब जैसे किसी की कुंडली लेनी है क्या, एक लाइव कुंडली, ये राजयोग का एक सूत्र जो बताया, ये आगे बढ़ना है, बोलो बोलो। आज किसकी ते, कुंडली पे तूने तेरा किया? पास है क्या? वही कुंडली के साथ करना, तेरे पास जो कुंडली का तूने एग्जाम्पल दिया है। हाँ हाँ मेरे पास है ना, रुक रुक रुक। और एक बात, भाग्य उदय जो साल में होगा वो साल में फिर क्या बेनिफिट्स होगा वो कैसे समझेगा, वो भी एक
डाइसेक्ट। अब वो देखना कि उस टाइम पे ट्रांजिट में कौन से ग्रह जा रहे हैं और वो किसके साथ में युति बना के, या उसकी पोजीशनिंग क्या है। ठीक है, जैसे रुको, मैं पहले ना स्टॉप शेयरिंग, पहले ना बस चीजें ऐसी आ रही है ना, क्या नाम है इसका। देखो ये एक कुंडली है जिसमें ये राजयोग है। दिख रहा है आप लोग को मेरा स्क्रीन शेयरिंग में? दिख रहा है आप लोग को, या इसको और बड़ा करो अब? ठीक है, अब देखो सूत्र क्या है। जब भी केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी के साथ कनेक्शन बनता है, तभी ये राजयोग कहलाता है, लक्ष्मी नारायण राजयोग। अब जैसे यहाँ केंद्र का स्वामी कौन है? 1, 10, 7 और 4, यानी कि मंगल, शनि, शुक्र और चंद्रमा, बरोबर। और केंद्र का साथ त्रिकोण का स्वामी है वीनस और मर्क्यूरी, बरोबर। तो आप कोई मुझे बताएगा कैसे राजयोग बनता है? ये कुंडली में वो राजयोग है जो कि इसके सारे ग्रह सबसे नेगेटिव है। ये सूत्र के साथ बता सकोगे कैसे केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी के साथ कनेक्शन बन रहा है? भले गलत हो तभी टेंशन मत लो, ऐसे डरो मत, कोई एग्जाम नहीं ले रहा हूँ। है ना करिश्मा, बीना? 10th हाउस में सन और मरकरी है ना। हाँ, 10th हाउस में। नहीं, सूत्र सूत्र समझो। जब भी केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी के साथ कनेक्शन संबंध जुड़ जाता है, तो उसको हम लक्ष्मी नारायण राजयोग बोलते हैं। और ये तब होता है जब वो कनेक्शन होता है, तो जो दो प्लेनेट या तीन प्लेनेट कनेक्ट होते हैं ना, उसकी महादशा और अंतरदशा में बहुत पैसा आता है ऐसे लोग को। और देखो ये कुंडली पूरी नेगेटिव है, 98% पूरी नेगेटिव कुंडली है, लेकिन इसमें एक बड़ा राजयोग है, ये लक्ष्मी नारायण। चलो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। केंद्र के स्वामी यहाँ कौन है? शनि है, लग्नाधिपति। ठीक है, सुख स्थान का स्वामी मंगल है, सुखेश। सप्तमेश यहाँ चंद्रमा है जो स्वग्रही है, 7 डिग्री का, बरोबर। फिर यहाँ कर्म स्थान का स्वामी है वीनस, ठीक है। और वीनस कहाँ बैठा है? 10th का लॉर्ड 9th में बैठा है। और 9th का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी है जो 10th में बैठा है। और दूसरा त्रिकोण का स्वामी कौन है? वो भी वीनस बैठा है, 5th हाउस का लॉर्ड, बरोबर। सूत्र है केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो अगर आप यहां देखोगे ना, तो ये देखोगे शनि पे, देखो अष्टम भाव में शनि बैठा है नीच का होके। अरे करिश्मा कहाँ चली गई? अष्टम भाव में शनि बैठा है, तीसरी दृष्टि डाल रहा है, 1, 2। और कहाँ जा रही है तीसरी दृष्टि? जा रही है त्रिकोण के स्वामी के ऊपर, मर्क्यूरी के ऊपर। भले मर्क्यूरी अष्ट हो चुका है उसका, 26 डिग्री का। तीसरी दृष्टि समझ में आ रहा है? थर्ड दृष्टि जा रही है अष्टम भाव से, 1, 2 एंड 3 सीधी। और तीसरी दृष्टि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी कहाँ का स्वामी है? नवम भाव का स्वामी है। और शनि कहाँ का स्वामी है? केंद्र का स्वामी है, लग्नाधिपति है। कनेक्शन हो गया शनि का और मर्क्यूरी का, समझ में आ रहा है नैना? मरकुरी मरकुरी कैसा नवम भाव का है, थर्ड मिथुन का है ना वो अरे स्वामी। नहीं नहीं मेरी माँ, ये देखना 9th का लॉर्ड कौन है, 6 नंबर राशि का लॉर्ड कौन रहता अच्छा है? इधर इधर। हाँ यहाँ देख, 6 नंबर का, रुक मैं ड्रॉ ऐसे तेरे को बताता हूँ। ये देखो, अभी जब सूत्र क्या है, वापस बोलता हूँ। जब भी केंद्र का, इसके जो लॉर्ड्स हैंगे थोड़ा ना। एनलार्ज करना, थोड़ा बड़ा करना। अच्छा अच्छा रुक, अरे ठीक है। जब भी ऐसा थोड़ा भी ऐसा कर तो हिल जाता है। ये केंद्र के स्वामी है ना, 1, 4, 7, 10, ये केंद्र के स्वामी हो गए, इसको केंद्र बोलते हैं ना, 1, 4, 7, 10। इनके लॉर्ड का फिफ्थ या 9th लॉर्ड के साथ जब कनेक्शन बनता है, जब केंद्र के लॉर्ड का, केंद्र के स्वामी का पंचम भाव के स्वामी या नवम भाव के स्वामी के साथ जब कनेक्शन बनता है, दृष्टि संबंध या साथ में बैठ जाता है, जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं, तो वो राजयोग बनता है बड़ा सा। उसको हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। अब ये केस में कैसे हो रहा है? केंद्र का स्वामी
10 है, शनि है, मंगल है एक, यानी 4 है यानी चंद्रमा है, स्वग्रही बैठा है, और 7 है यानी कि वीनस है। बरोबर। और वीनस केंद्र का भी स्वामी है, 10th का भी लॉर्ड है, और 5th का भी लॉर्ड है, 2 और 7। समझ में आ रहा है ना? 2 और 7 का लॉर्ड। अब देखो, तो लग्नेश बैठा है 8th हाउस के अंदर में, शनि है 5 डिग्री का, और तीसरी दृष्टि, उसकी तीसरी दृष्टि जा रही है सीधी 10th हाउस के अंदर में, मर्क्यूरी बैठा है, और मर्क्यूरी क्या है? 9th का लॉर्ड है। केंद्र का लॉर्ड हो गया ना, केंद्र का 5th और 9th का, आधा केंद्र, सॉरी, त्रिकोण। बिना समझ आ रहा, सच बता, ऐसे वो मत बोल के मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं एक और बार बोल रहा हूँ। जब भी केंद्र का स्वामी का त्रिकोण के साथ कनेक्शन बन जाता है तो ये राजयोग बनता है। अब जैसे यहाँ लग्न, लग्नाधिपति यानी केंद्र में लग्न है ना, ठीक है, उसका लॉर्ड है शनि, 10 नंबर राशि का, वो बैठा है 8th हाउस में। वहां से वो तीसरी दृष्टि डाल रहा है त्रिकोण के स्वामी पे, 9th के लॉर्ड के ऊपर। 9th का लॉर्ड कौन है? 6th का लॉर्ड मर्क्यूरी, 3 और 6 का, और वो कहाँ बैठा है? सूर्य के साथ 10th हाउस में बैठा है। तो शनि की दृष्टि गई, तीसरी दृष्टि, 1, 2 और 3, हो गया कनेक्शन। तो जब भी ये बंदे की महादशा आएगी मर्क्यूरी की या शनि की, और शनि की महादशा में मर्क्यूरी आ गया, या कैन वी सी मर्क्यूरी की इट लाइक दिस नीरव कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो भाग्य स्थान में बैठा है 9th हाउस में? नहीं, वो नहीं होता है, वो नहीं वैसे कनेक्शन नहीं, नहीं बनता है वो। वैसा कनेक्शन नहीं। यहाँ दृष्टि जानी चाहिए ना किसी की। अब देखो, हम्म। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे जा रही, चंद्रमा की दृष्टि, मतलब 4 प्लैनेट है केंद्र के, शनि, मंगल, चंद्रमा और वीनस, और उसका कनेक्शन 2 और 6 के स्वामी के साथ होना चाहिए। तो किसी का बन नहीं रहा है सिवाय कि शनि का बन रहा है ये राजयोग। मेरी कुंडली में भी बन रहा है ये राजयोग, मेरी खुद की कुंडली में भी। अच्छा। हाँ ठीक है। तो टाइम है, 2033 में आएगा वो युग, वो टाइम है अभी 2027, या मतलब 1.5 साल 2 साल बाद है। और बट एक हाउ डू यू कम टू नो ये कभी आएगा? उसकी जब महादशा आएगी, कौन अभी से, किसकी? केंद्र 9th की, हाउस की? हाँ केंद्र की और त्रिकोण की। यहाँ पे केंद्र का स्वामी है शनि, जिसका कनेक्शन बन रहा है त्रिकोण के स्वामी वीनस के साथ। तो हम केंद्र में मीन्स किसका कंसिडर करेंगे, शनि का या वीनस का करेंगे तशा? यहाँ शनि देखो केंद्र में, कैसा है ना, एक काम करूं, मैं व्हाइट बोर्ड यहाँ ओपन करूं, हाँ चलेगा। तो वो अच्छे से समझा पाऊंगा। करिश्मा कहाँ गायब हो गई? क्या पता वो चली गई। आप लोग को दिख रहा है ना मेरा व्हाइट बोर्ड, उसको पिन कर देना ताकि दिखे। दिख रहा है ना? वही कुंडली ले लूं? वो मेरे दोस्त की कुंडली है, ठीक है। 4 था यहाँ पे, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये तो एक केंद्र, काम करना, खुद को पिंग कर ले ताकि वो रिकॉर्डिंग में भी तेरा स्क्रीन बड़ा रहेगा। अच्छा खुद को पिन कर सकते हैं इसमें? हाँ। हाँ हाँ हाँ, हो गया। देखो, अब दिख रहा है सबको, मैंने पिन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ 1, 1, 4, 7, 10 का ये केंद्र हो गया, इसका स्वामी है, वो केंद्र हो गया, और त्रिकोण कौन है यहाँ पे? 2 और 6, बरोबर ना? तो सूत्र यह है, जब भी केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के साथ कनेक्शन बनता है तो वो राजयोग बन जाता है, जिसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। अब वो बंदे का लग्नेश कौन है यहाँ पे? शनि। शनि कहाँ बैठा था उसका? 8th हाउस में बैठा था। और इसका लॉर्ड कौन है? बुध, मर्क्यूरी। बुध कहाँ उसका बैठा था? यहाँ बैठा था। अभी यहाँ से शनि की दृष्टि जारी है ना बुध के ऊपर में, पहली दृष्टि, दूसरी दृष्टि, तीसरी दृष्टि। शनि की 3 दृष्टि होते हैं ना, 3, 7, 10, बराबर ना? तो 1, 2, 3, तो ये बन गया ना, ये केंद्र का स्वामी है यहाँ पे शनि। वो कहीं पर भी बैठा हो केंद्र का स्वामी, नॉन नेसेसरी केंद्र में ही बैठा हो, वो बैठा है 8th भाव में। यहाँ से तीसरी दृष्टि जा रही है त्रिकोण के स्वामी के ऊपर, जो 9th का लॉर्ड है त्रिकोण, ठीक है। तो जैसे अभी जब भी बुद्ध की महादशा आएगी,
उसमें शनि की अंतर्दशा आएगी या फिर शनि की महादशा में बुध का अंतर्दशा आएगा, तब भी इसके पास बहुत ही जबरदस्त पैसा आएगा, इन दोनों के महादशा अंतर्दशा में। ये सूत्र है। आप समझ में आया नैना, बीना? रिपीट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि तुमको समझा कि नहीं समझा। हाँ, समझा समझा। अभी तूने जो एक्सप्लेन किया ना ये समझ में आया, लेकिन किसी और की कुंडली में ये फाइंड आउट करना मीन्स लाइक। नहीं, नॉट नॉट अ बिग डील रे। रुक, मैं अपनी कुंडली यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तेरी बात सही है। मेरी पूरा रब कर तू है। हाँ। पूरा रख करूँ, हाँ चल यार। नहीं तो इधर उधर कुछ रह जाता। अरे यार, ये कौन आया? अच्छा, करिश्मा आ गई। अब मैं अपना। हाँ, करिश्मा मिस किया, करिश्मा सुन ली है। रुकना, वो बेचारी भी इतना मेहनत कर रही है। हाँ, ये मेरी कुंडली है। ठीक है। अब चलो मैं वापस। अच्छा, करिश्मा टाइम पे आ गई। वो सूत्र समझ में आया करिश्मा? मैंने एक कुंडली से बताया था, नहीं नहीं, समझा? बिकॉज मैं आई हैड लेफ्ट बिकॉज मेरा कनेक्शन वीक था। ओके, कोई नहीं कोई नहीं। जो मैं मेरी कुंडली बता रहा हूँ अभी। मेरा तो ये है। ठीक है। अब सूत्र ये है, केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी के साथ जब कनेक्शन बनता है तो वो धनापति लक्ष्मी नारायण योग बनता है। अब मेरा देखो, चंद्रमा यहाँ बैठा है। ठीक है। केतु मेरा यहाँ बैठा है। राहु महाराज हमारे यहाँ बैठे हैं। शनि मेरे यहाँ बैठा है। बुद्ध के साथ बुद्ध महाराज भी बैठे हैं यहाँ पर। गुरु जी यहाँ बैठे हैं मंगल के साथ। और यहाँ शुक्र बैठे हैं। ठीक है। सूत्र क्या था? केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ कनेक्शन बनना चाहिए। अब पहले एक एक देखते हैं। केंद्र में ये मंगल। मंगल कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। यहाँ से चंद्रमा के साथ या इसके साथ कनेक्शन बन रहा है एक एक करके। ठीक है। मंगल की तो तीन दृष्टि होती है। ठीक है। 4, 7 और 8, बराबर ना? 1, 2, 3, 4, कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है। 5, 6, 7 नहीं, और 8 यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, तो मंगल तो निकल गया, ये निकल गया है लग्नेश। अगला देखते हैं शनि। शनि कहाँ बैठे हैं? शनि महाराज बैठे मेरे यहाँ पे। और शनि का चंद्रमा के साथ कनेक्शन बन रहा है, बन रहा है। 1, 2, 3 हो गया, मेरा राजयोग बन गया। क्योंकि मेरा त्रिकोण का स्वामी कौन है यहाँ का? चंद्रमा है। चंद्रमा बैठा है लग्नेश में, और शनि बैठा है 11th हाउस में। वहां से तीसरी दृष्टि डाली इसके ऊपर। 1, 2, 3, तो मेरा राजयोग बन गया। इसका मतलब जब भी मेरी शनि की महादशा आएगी, चाहे साढ़े साथी क्यों ना हो, और जब भी चंद्रमा की महादशा आएगी, उसमें शनि में चंद्रमा और चंद्रमा में शनि की जब अंतरदशा आएगी, तब जबरदस्त पैसा आएगा। फिर मुझे वो देखना है मेरी चंद्रमा की और शनि की महादशा कब आ रही है, डेट्स दोनों। बता के रख हम लोग को। अच्छा, नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा। तो ये एक सूत्र आपको बताया, मुझे उषा ने बताया था, कल की बात है। तो उसके हस्बैंड का मैं लोगो एनालिसिस करने के लिए ये सूत्र, ये सब देख रहा था, कौन सा उसका प्लेनेट स्ट्रांग है, जो मैं उसको कौन सा कलर दूँ लोगो डिजाइन के लिए। तो उसमें बात बात में राजयोग की बात आई, तो उसने बताया देख, मेरे पति की कुंडली बहुत खराब है, लेकिन एक अच्छा राजयोग है। तेरे को समझ में आ रहा है? मैं समझा नहीं, बोला तुम ही समझा दो। ठीक है। तो इस तरह से भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चलो हम वापस इस पे आ जाते हैं। ठीक है। ये हो गया। अभी चलो हम सीधा सूत्र पे फटाफट आ जाते हैं। ठीक है। भाग्योदय पे कुछ सूत्र हैं। ठीक है। जो हमको बड़े आसान है, कोई ज्यादा है नहीं। पहला सूत्र, पहला यानी एक एक ग्रह को लेकर बताया है कि अगर मंगल आपका भाग्येश हो, यानी नवम भाव में 1 या 8 नंबर राशि लिखे हो, हम बोलेंगे कि भाई इसका भाग्योदय होगा मंगल की। मंगल का टाइम है 28 साल के बाद, या फिर तो मंगल की जब ये आएगी महादशा, ठीक है, उसमें भी उसको फायदा होगा, विशेष रूप से 28 साल के बाद। तो तब क्या होगा? ऐसे जातकों को जमीन जायदाद से फायदा होगा, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट।
और मंगल भाई का भी कारक है। तो ऐसे टाइम में यानी 28 साल के बाद इसका भाग्योदय होगा और अपने भाई से अच्छे संबंध बन जाएंगे, और ये अपने ही एफर्ट से, अपने पराक्रम से अपने भाग्य का उदय करेगा। तो एक रीडिंग आपकी बनती है। उसी तरह भाग्येश यदि शुक्र हो तो भाग्योदय 25 साल में होगा। और चाहे भाग्येश स्वग्रही क्यों ना हो अथवा दूसरे ग्रह के साथ में, नेगेटिव प्लैनेट के साथ क्यों ना बैठा हो, लेकिन शुक्र हम वीनस को क्या किससे कनेक्ट करते हैं? स्पाउस के साथ। इसलिए इन लोग का स्पाउस के कारण, स्पाउस उसका कारक ग्रह होगा, इसलिए पति या पत्नी के कारण उसका भाग्योदय होगा। या फिर 28 साल के बाद मान लो अगर उसकी शादी लिखी है और उस टाइम पे 28 साल में प्रवेश किया, तो तुरंत उसके स्पाउस के कारण उसको कुछ ऐसे सहयोग बनेंगे पति या पत्नी के कारण, जिससे उसके बहुत ही ज्यादा उसको भाग्योदय होगा। पर यदि उसका भाग्येश, जो उसका भाग्य का कारक है, पुरुष की कुंडली में विशेष रूप से अगर भाग्येश नीच ग्रह के साथ बैठा हो या दूषित हो गया राहु के साथ, मंगल के साथ, शनि के साथ, या वो नीच हो चुका है, नीच राशि में बैठा है, तो ऐसे पुरुष में लो स्पर्म काउंट होंगे और इसका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षित नहीं होगा। भोग की इनकी कमी है, यानी भोग की इच्छा बहुत होगी कि मेरे को लग्जरी मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन उसकी जरूरत कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि भाग्येश उसका वीक हो चुका है। और ऐसे लोगों के अंदर में लेडी लक ही काम करेगा। तो शादी के बाद आइडली इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी और ये ग्रो करेगा अपनी पत्नी को कारण, या कुछ ऐसा होगा कि वो पत्नी के साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा और वो फटाफट ग्रो करेगा। अगला, अगर भाग्य सूर्य हो गया यानी नवम भाव में 5 नंबर राशि लिखी हो, 22वें वर्ष में होगा और पिता के कारण ही होगा। अब देखो, कुछ कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि नवम भाव में पिता देखते हैं, और जो मैंने जिनसे सीखा आचरण मैन से, उन्होंने कहा नहीं, पिता हम 10वें भाव से देखते हैं। तो यहाँ हम दोनों ही सूत्र को मैं देखूंगा, नवम भाव से भी हम पिता देखेंगे और 10th भाव से भी हम पिता देखेंगे। मैं दोनों ही सूत्रों को सही मानता हूँ। तो 22वें वर्ष में सूर्य भाग्य से तो भाग्योदय होगा, और पिता पिता से उसका संबंध अच्छे बनेंगे, और पिता के कारण या अपने पराक्रम के कारण इसको बहुत नेम पे मिलेगा, या सरकारी नौकरी मिल सकती है, या दलाली लाइसेंसिंग का काम करेगा, उसमें उसको पैसा बना सकेगा। बिकॉज गवर्नमेंट और दलाली लाइसेंसिंग का काम इज कनेक्टेड टू सूर्य महाराज। ठीक है, और नेम और फेम भी हम सूर्य से ही देखते हैं। ठीक है, फिर भाग्येश यदि गुरु हो यानी नवम भाव के अंदर में 9 नंबर या 12 नंबर राशि लिखी हो, तो हम कह सकेंगे 16 वर्ष में ही इसका भाग्योदय होगा। और ऐसा इंसान को भाग्योदय तब होगा जब ये अपने गुरु का, धर्म का मान सम्मान करेगा। अपने से बड़े जितने लोग होंगे, भले वो गुरु ना हो, लेकिन उतने से जो एल्डरली लोग होंगे उसका वो जितना मान सम्मान यानी कि उसको रिस्पेक्ट देगा और धर्म कर्म का कार्य करेगा, जितनी वृद्धि होगी, जितने वो धार्मिक बनेगा, उतना उसका भाग्योदय होगा। और ऐसा इंसान सबसे ज्यादा भाग्योदय होगा जब वो तीर्थ यात्रा में जाएगा, वहां जाके डोनेशन करेगा, तब वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और विशेष रूप से जब वो भाग्योदय पीरियड है, तब तो उसको 101% ऐसे इंसान का चाहिए कि अपने गुरु का पूजन करे, गुरु को भेंट दे, और तीर्थ यात्रा करके तीर्थ यात्रा में जाके वो दान पुण्य जितना करेगा उतना वो ज्यादा लकी होगा। और यदि भाग्योदय के काल में यानी 16 वर्ष के आसपास में अगर कोई बिजनेस कर रहा है जिसका भाग्य ही गुरु है, तो उसको चाहिए किसी पुरुष भगवान का तीर्थ यात्रा करे। जैसे मान लो जगन्नाथपुरी हो गया, या फिर क्या बोल सकते हैं, महाकाल हो गए, ये सब पुरुष भगवान है, उनकी वो यात्रा करे और उसके भाग्योदय काल में। और साथ साथ में उस पुरुष भगवान के गर्भगृह में जाकर एक श्रीफल, यानी श्रीफल यानी नारियल लेकर सगुण में ही यानी सांस गहरी ले, सांस को होल्ड करे और भगवान को प्रार्थना करे कि मैं आया हूँ अपनी नया बिजनेस स्टार्ट करो, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बिजनेस बहुत फलीभूत हो, और वो श्रीफल चढ़ा दे बन श्वास में प्रार्थना करके, और उसके बाद वापस अपने बेस पे आ जाए और फिर अपनी फैक्ट्री या बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो ऐसे लोग को सफलता मिलती है। फिर हम बात करेंगे भाग्येश यदि बुद्ध हो, तो 31 साल की उम्र में इन लोग को भाग्योदय होगा। और ये भाग्य होगा बहन के कारण, क्योंकि मर्क्यूरी रिप्रेजेंट किसको करता है? बहन, बेटी और बुआ को वो कारक है। इसलिए 31 वर्ष में ऐसे लोगों के बहन के साथ उसके संबंध अच्छे बनेंगे। और यदि नहीं भी है संबंध, आपकी बहन, बेटी, बुआ के साथ खराब है, तो आपको चाहिए कि संबंध को सुधारे, तभी ही मर्क्यूरी आपको भाग्योदय करेगा। वरना आप एक जगह सोच रहे हो मेरा तो भाग्योदय होगा और आप अपनी बहन, बेटी, बुआ के साथ में झगड़ा कर रहे हो,
तो वो योग भी अगर होगा तो योग फलीभूत कभी नहीं होगा। फिर भाग्येश यदि चंद्रमा है तो 24 साल की उम्र में भाग्योदय होगा, और ऐसे इंसान का भाग्योदय अपनी माँ के कारण होता है। तो उनको चाहिए 24 साल आते आते अपनी मम्मी के साथ रिलेशन अच्छा रखें, मम्मी के पैर छुए, चांदी के गिलास में मम्मी को रोज पानी पिलाएं। विशेष रूप से सोमवार के दिन मम्मी को चांदी के गिलास में पानी पिलाएं। और पॉसिबल हो हर सोमवार को चांदी के कटोरे में, पॉसिबल हो तो, नॉट कंपल्सरी, चावल की खीर खाए और मम्मी को भी खिलाए। तो उससे चंद्रमा एकदम स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। उसके बाद भाग्य यदि शनि हो, यानी कि 10 और 11 नंबर राशि लिखी हो 9th हाउस में, तो 36 वर्ष में होगा। पर बिकॉज कि शनि बहुत मेहनत कराता है तो इसको 36 वर्ष में तभी उसको भाग्योदय देगा जब ये बहुत मेहनत करेगा 36 वर्ष होने से पहले। यानी जैसे भाग्योदय नजदीक आता है ना, तो शनि अगर भाग्य से वो बहुत हद से ज्यादा मेहनत कराता है, और वो फिजिकल लेवल पे मेहनत बहुत कराता है शनि। इसलिए उसको बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। और यदि शनि की डिग्री अच्छी होगी, चाहे वो ट्रिक भाव यानी कि 6, 8 और 12 भाव में क्यों ना बैठा हो, मतलब कि शनि भाग्य स्थान का स्वामी है, और वो चाहे 12वें भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, या 6th हाउस में बैठा हो, पर डिग्री अगर यदि अच्छी होगी ना, तब भी वो उसको बहुत अच्छा फल देगा। तो आप समझ पा रहे हो कि हम तो क्या बोलते कि 6, 8, 12 का जो स्वामी रहता है वो कहीं ना कहीं पे खराब ही फल देता है। या फिर कोई भी प्लैनेट 6, 8, 12 में चला गया तो उसकी एनर्जी कम हो गई। लेकिन ये केस में अगर शनि भाग्यश है और वो 6, 8, 12 में भी क्यों ना बैठा हो, पर डिग्री अच्छी होनी चाहिए। यहाँ कंडीशन है डिग्री अच्छी होगी, तो चाहे 6 या 12 में चला जाए तब भी वो उसको भाग्य में बहुत ही अच्छा फल देगा। तो ये क्या हो गया, स्टैंडिंग बंद कैसे हो गया? ठीक है। अरे यार। हाँ, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द शनि महाराज। ठीक है। सूर्य, अभी सूर्य के साथ अन्य ग्रहों का अंतर, अभी ये थोड़ा हल्का सा आपको ये लगेगा, ज्यादा पेचीदा नहीं है। कि सूर्य, मैंने बताया था सूर्य की एक खासियत, सूर्य जहां पर भी बैठता है वहां देखो वो 3 सूत्र है। शनि जहां बैठते हैं वहां पे डैमेज करते हैं, लेकिन जहां सबसे ज्यादा देखते हैं वहां और भी ज्यादा डैमेज करते हैं। गुरु जहां बैठते हैं वहां शुभता देते हैं, और जहां गुरु देखते हैं वहां और भी शुभता देखते हैं। उसी तरह गुरु की तरह सूर्य भी है। सूर्य जहां बैठते हैं वहां प्रकाश डालते हैं उस भाव को, और जहां सात्विक दृष्टि उसकी जाती है वहां और भी ज्यादा प्रकाश डालता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है सूर्य महाराज का। लेकिन सूर्य का एक और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। जब वो कंजंक्शन में किसी भी प्लेनेट के साथ में बैठते हैं ना, तो उसको वो अष्ट कर देते हैं, यानी उसकी पावर को कम कर देते हैं, क्योंकि सूर्य स्वयं एक राजा है। पर ये तभी ये अष्ट होगा जब वो साथ में बैठेगा किसी प्लेनेट के साथ में, तब ये सूत्र मान्य होगा। जैसे मान लो किसी भी भाव में कहीं पर भी सूर्य बैठे हो, मान लो सूर्य कहीं पर भी 5 डिग्री के हो, और साथ साथ में चंद्रमा भी कंजंक्शन में बैठे हो 12 डिग्री के, तो अगर हम 5 और 12 को जोड़ देंगे तो देखेंगे 17 डिग्री का हुआ। तो सूत्र है 17 से 30 डिग्री के बीच में यदि सूर्य किसी के साथ में बैठे हो ना, तो उस प्लेनेट को वो अस्त नहीं कर सकते। अगर मान लो 16 डिग्री का है, या फिर 12 डिग्री का बनता है इसका कंजंक्शन में, तो वो अस्त कर देगा। लेकिन अगर कोई भी प्लेनेट है, चाहे चंद्रमा हो, माने टोटल का बोल रहे थे, दोनों टोटल मिलके टोटल टोटल। टोटल टोटल जैसे बट सूर्य है। यूजुअली सूर्य के साथ मरकुरी ऑलमोस्ट अटैच्ड ही रहता है, हाँ, अटैच ही रहता है ऑलमोस्ट। मर्क्यूरी के साथ में, या फिर वो तो आगे। हर बार मरकुरी विल बी ये क्या? ना, तो मर्क्यूरी तो उसका फ्रेंड भी है सूर्य का, तो उसको वो अस्त नहीं करेगा कहीं ना कहीं पे, क्योंकि सूर्य और बुध कभी सामने आ नहीं सकते 180 डिग्री पे। ठीक है। उसी तरह से जैसे चंद्रमा है, यहाँ मैंने बताया चंद्रमा 12 डिग्री, सूर्य 5 डिग्री, दोनों को 5 और 12 को जोड़ा तो आया 17 डिग्री। तो 17 और 30 डिग्री तक अगर कोई भी प्लेनेट रहेगा सूर्य के साथ में, तो वो अस्त नहीं होगा। ठीक है। पर ये कैलकुलेशन तभी मान्य होगा जब सूर्य किसी ग्रह के साथ बैठे हो, आमने सामने नहीं। सूर्य कभी भी अस्त नहीं होती, बल्कि वो अस्त दूसरे ग्रह को करता है, ये भी सूत्र है। जैसे दिन में दोपहर में सूर्य की डिग्री सबसे ज्यादा होती है 12 के 1 के बीच में, तो वो तभी वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जैसे 15 डिग्री का सूर्य को प्लान इसकी डिग्री वाइज में सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं। तो अगर 15 डिग्री का सूर्य है
और साथ में कोई दूसरा भी प्लेनेट है तो वो उसको पूरा अस्त कर देगा। जैसे मान लो एक अच्छा प्लेनेट माना जाता है सूर्य के साथ में बुध, बरोबर। तो बुध और सूर्य जब साथ में कंजंक्शन में किसी भी हाउस में बैठते हो, चाहे वो 6 से 12 में भी क्यों ना बैठे, तो वो बोलते हैं बुध आदित्य योग, हम उसको बोलते हैं। लेकिन अगर सूर्य 15-16 डिग्री का है और बुध अगर 5 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली सूर्य ने बुध का पूरा पावर को डाउन कर दिया। तो वो बुध आदित्य योग, जो लक्ष्मी योग है एक प्रकार का राजयोग है, वो बनेगा ही नहीं। पर अगर सूर्य की डिग्री कम हो और इसकी भी डिग्री थोड़ी अच्छी हो और 7 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में वो प्लैनेट का आता हो, तब मान लो कि सूर्य उसको अस्त नहीं कर सकेगा, कोई भी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शुक्र हो या मंगल हो। ये एक सूत्र है, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये देखो, वो उसमें थोड़ा बीच बीच में लिखा था, लेकिन फिर वो टेबल मैंने पूरा लिखा नहीं था कि चंद्रमा 17 से 18 डिग्री में अस्त नहीं होते, लेकिन 0 से 17 डिग्री में चंद्रमा अस्त हो जाते हैं। मंगल 22 से 30 डिग्री में अस्त कभी नहीं होते, जब इसके साथ में बैठते हैं तभी, सूर्य के साथ। लेकिन 0 to 22 डिग्री के अंदर में मंगल अस्त हो जाते हैं, ठीक है। इतना आपको ज्यादा देखने की इसमें जरूरत नहीं, ना कंफ्यूज होने की जरूरत है इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे कारक और विशिष्ट कारक, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है या फिर बाउंस जा रहा है आप लोग को? नहीं समझ आ रहा है? नहीं, समझ तो आ रहा है बट टाइम लगेगा बिकॉज सूर्य के साथ वी हाँ, हैव टू चेक नो डिग्री एंड कौन से हाउस में है, क्या है, सब चेक करने के लिए। हाँ। ठीक है। अब जैसे कारक है, जैसे हमने कारक ग्रह पढ़ा था, कारक ग्रह कौन से होते हैं, किसी को याद है? हाँ हाँ, कारक इज 159 नो। वन हाँ, फाइव वन नाइन फाइव नाइन कारक। और मारक? मारक इज 2 3 6 7 8 12। नहीं नहीं नहीं, तुम भूल गए। वन मारक यानी टू थ्री 2, 3, 7 and 11। और एंड आंशिक 6 मारक एट हुए, 12। हाँ, अच्छा, वो 2, 3, अभी ज्यादा है, हाँ, 2, 3, ज्यादा हो गया। 11। दो, क्या, तीन, वापस बोल, मारक इज व्हाट? टू, 2 3। 7 हाँ। एंड 11। 11। ये पूर्ण मारक। और आंशिक मारक किसको बोलेंगे? ट्रिक भाव को, यानी कि 6 8 12। 6, 8, 12। 6 8 12। 6, 8, 12। अब ये कारक और मारक हो गया। अभी आपको विशिष्ट कारक और विशिष्ट मारक भी होते हैं, वो हम थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये इतना मुझे खुद को भी याद नहीं रहता, मैं झूठ क्यों बोलूं, ठीक है। लेकिन बीच बीच में कारक और विशिष्ट कारक तालिका, यानी ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला बना है बेस्ड ऑन द हाउस ओनली, ठीक है, राशि को लेकर नहीं। जैसे हम सूत्र पढ़ते हैं, मतलब सीधा टेबल ही है। सूर्य कारक है 1 और 9 नंबर में, लेकिन वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है 11 नंबर हाउस में। राशि नहीं है, ये सब हाउस है। सूर्य दिग्बली, उसको दिशा का बल मिलता है। वो कब मिलता है? जो वो क्या 10th हाउस में रहता है ना, तब सूर्य और भी पावरफुल हो जाता है। उसी तरह चंद्रमा अति विशिष्ट कारक होते हैं। कारक वो होते हैं यानी पावरफुल होते हैं जब वो 4 नंबर राशि में रहते हैं, चौथे हाउस में रहते हैं, ये सॉरी। चार्ट है क्या तेरे नोट्स में? हाँ, है ना, है ना। है। आई थिंक है, एक मिनट यार, कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे को। ठीक है, बाद में कंफर्म कर, अभी पढ़ा दे। व्हाट ठीक इज है। दिग्बली? एक्सप्लेन अगेन। दिग्बली दिशा का बल। दिग्बली, दिग यानी कि दिशा और बली यानी कि बल, यानी उस डायरेक्शन में वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। यानी इफ सूर्य इज इन द 10th हाउस। हाँ, तो नहीं, सूर्य अगर 10 नंबर राशि में ये रहेगा, अच्छा। सॉरी, 10th हाउस में रहेगा, तो वो उसको हाँ। उस दिशा का बल मिलेगा। मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों, मैं ऐसे यहाँ ऋषियों ने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। जैसे आपको अगर याद होगा, जैसे चलो ये, अरे यार, इसमें से ये डायरेक्शन सबको याद है? डायरेक्शन मैंने बताया था एक बार, या मैं वापस लिखूं? ये क्या है ये? डायरेक्शन नहीं याद है, बिल्कुल याद नहीं है डायरेक्शन। चलो वो, ईस्ट ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, साउथ है। ये साउथ है, ठीक है। ये साउथ है। ये पूरा 3 और 2 वाला है ना, ये पूरा नॉर्थ पूरा है। ईस्ट। ये ईशान है, नॉर्थ ईस्ट है। तो इसमें हम किसी का वास्तु दोष भी जान सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये यहाँ का, नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट। ये इसका साउथ वेस्ट हो गया कुंडली का। और ये
अरे चल यार, ये साउथ ईस्ट हो गया। दीज आर द डायरेक्शंस, आपको ये याद होनी चाहिए। तो कभी भी अगर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये क्यों जरूरी है। अभी मान लो यहाँ सप्तमेश, यहाँ पे सप्तमेश है। चलो ये सप्तमेश यहाँ कौन है, यहाँ सप्तमेश है वीनस, बरोबर ना, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। और आ, ये यहाँ बैठा है वीनस। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे पता है, कि इसकी शादी वेस्ट डायरेक्शन, ये इसका जहाँ घर होगा ना जातक का, और वेस्ट डायरेक्शन में ये बैठा है। इसका सप्तमेश है, सप्तमेश बैठा है यहाँ पे। और ये कौन है, पिता का घर है। तो इसको जो मैरिज का प्रपोजल आएगा ना, वो फादर के कनेक्शन से ही आएगा। और उसकी शादी होगी तो जो लड़की है, वो उसके घर से वेस्ट डायरेक्शन में ही उसका घर होगा। वापस एक्सप्लेन कर, पिता का घर कैसे हुआ वो? क्या? पिता का घर कैसे हुआ? ये सेकंड हाउस में हम क्या देखते हैं, पिता का घर, फैमिली, कुटुंब देखते हैं ना सेकंड हाउस। अच्छा वैसे, हाँ, ओके ओके। हाँ। तो इसको प्रपोजल कहाँ से आएगा, फादर के कनेक्शन से, फादर का दोस्त, फादर का भाई, कोई भी होगा। तो इसके मतलब ये देखिए, इसका सप्तम में कौन है, 7 नंबर। ठीक है। और सप्तम में कहाँ जाके बैठा है, सेकंड हाउस में। समझ में आ रहा है? अच्छा ऐसे। हाँ, हाँ, अब इस तू समझा रहा है तो समझ में आ रहा है। हाँ। रुक रुक मैं, ऐसे ही देखेंगे तो बम्पर जाएगा। रुक मैं ना इसमें, ये मेरे को ये व्हाइट बोर्ड नहीं नहीं, पकड़। ये तो काल पुरुष है ना वैसे भी। अब मैं मेरी कुंडली वो दिखाता हूँ, सुनना, मैं मेरी कुंडली दिखाता हूँ शादी वाला। हाँ, तो तुम लोग को और थोड़ा मजा भी आएगा, हाँ नीरव की कुंडली देखते हैं। ठीक है। अब मेरा यहाँ सप्तमेश कौन है, बोलो यार, इतना तो बोलो, कम सप्तमेश कौन है थोड़ा मेरा। ऊपर करो, वीनस थोड़ा वीनस। ऊपर। हाँ, वीनस, हाँ। टू, वीनस मेरा हाँ टू, सप्तमेश, वीनस मेरा सप्तमेश है। और वीनस हाँ, कहाँ जाके बैठा है भाई साहब, वो जाके बैठा है यहाँ पे, भाग्य में। शुक्र, हाँ, पाकिस्तान में। मतलब एक 9th में। सूत्र क्या रहेगा, जैसे इस जातक की शादी होगी, इसके वाइफ आने के बाद इसका जबरदस्त भाग्योदय होगा। चलो चलो, शादी करवा देते हैं तेरा। अरे यार चुप रहो यार। वीना का साड़ी रेडी है। हाँ गाड़ी। तो मतलब ये एक तो सूत्र है। अब वीनस मेरा भाग्यस्थान में बैठा है। मतलब जो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। हाँ, तो साउथ नहीं, हाँ साउथ वेस्ट। तो यानी साउथ वेस्ट, और यहाँ से हम क्या देखते हैं, भाग्य। यहाँ से हम और कौन कौन से रिलेशन देखते हैं, यहाँ से और यहाँ से। ये ससुराल हो गया मेरा, 8 हाउस, बरोबर। और यहाँ यहाँ जाके बैठा है साउथ वेस्ट में। तो यानी पिताजी को भी देखता है ना? क्या? 9th हाउस से पिताजी। हाँ, सेकेंड हाउस से पिता भी को भी पिताजी, देखते हैं। 1 से भी पिता। यहाँ से भी फादर को देखते हैं, यहाँ फादर के फैमिली को देखते हैं, यहाँ ससुराल को देखते हैं, 8 हाउस को। और यहाँ से हम पिता, यहाँ पर भी तो इसका मतलब है, अगर मेरे को कोई प्रपोजल आया, तो फादर के कनेक्शन से आएगा। यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी पिता को भी देखते हैं, यहाँ को भी पिता को देखते हैं। तो मेरा कनेक्शन जो प्रपोजल आएगा है, और लव मैरिज है कि नहीं, लव मैरिज का बिल्कुल सिंपल फंडा है। जब भी पंचम भाव और सप्तम भाव का कनेक्शन होता है, तो लव मैरिज होता है। पंचम भाव कौन है मेरा, यहाँ पे गुरु। और यहाँ सप्तम इस कौन है मेरा, वीनस। वीनस यहाँ बैठा है, गुरु कहाँ बैठा है, गुरु यहाँ बैठा है। तो 7 8 9 10 कनेक्शन नहीं बन रहा है पंचम और सप्तम भाव का। तो मतलब लव मैरिज के चांसेस है ही नहीं। ठीक है। मतलब इस जातक को अरेंज मैरिज से ही फायदा होगा, और अरेंज मैरिज भी साउथ वेस्ट में लड़की का घर होगा, अगर अंधेरे को यहाँ सेंटर में डाल दिया जाए गूगल मैप में। ठीक है। और वहां से उसको एक विजुअली उसको देखा कि यहाँ से नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट कहाँ आ रहा है। तो वहाँ जो एरिया होगा ना, अगर बॉम्बे की लड़की हुई, तो वो जो एरिया होगा ना साउथ वेस्ट मेरे घर से, वो लड़की का घर होगा वहां से टेंटेटिवली। और लड़के का प्रपोजल बापू के कनेक्शन से आएगा। समझ में आ रहा है? या एक और कुंडली किसी की लूं, या साक्षी के प्रियंका की ले लूं? हाँ ठीक है, ले लो, चाहिए तो भेजू ग्रुप पे। बहुत सारे सैंपल्स हैं। नहीं नहीं, बधाई ना कर, बची बड़ी, अपने पास टाइम कम है। चलो प्रियंका की वो बच्ची के ले लेते, वो बड़ी सिंपल सीधी सादी बच्ची है। ठीक है। बताओ चलो, उसका फर्स्ट लग, हाउस में 3, नहीं नहीं नहीं, पहले ये बताओ कौन सा लग्न है। 3 3। 3 4 5 6। अच्छा बताओ लग्नेश कौन है। चलो सप्तमेश की कुछ भी बात नहीं, करते। हाँ,
कुछ भी नहीं है। अभी सेकंड हाउस में शनि है। शनि है, ठीक है। थर्ड में कुछ नहीं है। फोर्थ हाउस में चंद्र और केतु है। अरे वाह, ये तो इसको हिलर बनाएगा ये बच्ची को। फिर कौन सा हाउस है उसके नीचे? फिफ्थ हाउस में गुरु है, जुपिटर। हाँ, ठीक है। बच्ची। फिर सिक्स सेवेंथ हाउस, नहीं सेवेंथ भी नहीं, एट्थ में वीनस, अच्छा, शुक्र। शुक्र। नाइन्थ में बुध। बुध बैठा है, सरस। 10th में सूर्य राहु। अरे बाप रे, बढ़िया। और बस वो, और 12वां मंगल तुम्हारी जिम। मंगल। अच्छा, तो आर्ग्यूमेंट करने से दूर रहती होगी। जिसका 12 का मंगल रहता है ना, उसको दो चीज रहती है, ये दे डोंट लाइक टू आर्ग्यू विद द पीपल। मंगल का ये प्रॉब्लम वहां पे। ठीक है। अभी इसका सप्तमेश कौन है? इसका है गुरु। गुरु महाराज बैठे हैं यहाँ पे पंचम भाव में। पंचम भाव प्रेम लग्न का भाव। ये रिकॉर्डिंग करूँ चलेगा ये, या रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? हाँ हाँ, इट्स ओके इट्स ओके। हाँ, हम कहाँ किसको दिखाने वाले। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? शुक्र। शुक्र यहाँ पे 8 हाउस में बैठा। फिफ्थ फिफ्थ का लॉर्ड है वीनस। और सेवेंथ का लॉर्ड है, सॉरी, सेवेंथ का गुरु यहाँ लॉर्ड कौन है? अरे यार, सु बकवास से। गुरु गुरु। गुरु महाराज गुरु बैठे हैं, गुरु। ठीक है। अगर लव मैरिज का देखते देखें कि वीनस और गुरु का कोई कनेक्शन बन रहा है कि नहीं, ये हम अपने को देखना है। हाँ। तो जैसे गुरु यहाँ बैठा है, वीनस वीनस यहाँ पर है। गुरु का ये होता है फिफ्थ हाउस। 5 5 7 9। 2 3 4 5। नहीं, पंचम दृष्टि नहीं जा रही है। शुक्र की तो सातवीं दृष्टि जाती है, तो सीधी। तो लव मैरिज के चांसेस है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। वो तो रूल आउट हो गया। तो अरेंज मैरिज ही करेगी। अब ये देखते हैं कि इसको कहाँ से प्रपोजल आएगा। गुरु यहाँ बैठा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। एयर एलिमेंट्स, ये एयर एलिमेंट्स में माना जाता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो गुरु यहाँ बैठा और यहाँ से क्या देखते हैं, दोस्त भी देखते हैं। तो ये पॉसिबल है कि हमारे बच्चे को आएगा तो दोस्तों के थ्रू आएगा कनेक्शन। तो प्रियंका ने हम्म, कोई ने फ्रेंड હશે, એ કઈ કે ત્યારે સારો છોકરો છે, क्योंकि यहाँ फ्रेंड देखते बरोबर ना, ग्रेजुएशन तक के फ्रेंड हाँ। देखते हैं हम लोग। तो यस। फ्रेंड्स, प्रेमी प्रेमिका, संतान, और क्या देखते हैं हम लोग, हाँ ये सब चीजें देखते हैं रिलेशनशिप में। तो आइडली शी विल गेट द कनेक्शन ऑफ द गुड फ्रेंड्स, वो उसको बोलेगा शादी के टाइम पे। ओके। समझ गए आप? इससे ये सब जान सकते हो, ये इतना सिंपल है। मुझे लगता है ऐसे कुंडली बारंबार बनाएंगे ना तो आप लोग को समझेगा, इंस्टेड ऑफ वो बोरिंग पीपीटी। एक्चुअली बराबर है। बराबर एक्चुअली। तो वो हाँ, दिमाग में बैठता है। बैठेगा बैठेगा। क्योंकि फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं सही सिखा रहा हूँ कि नहीं सिखा रहा हूँ, ऐसा फील होता है, होने लगता है। ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया था सूत्र और भाग्य। हमारा ही एक्चुअली करेंगे ना हाँ, कुंडली तो का, फैमिली ज्यादा का, तो हम लोग को केस स्टडी याद रहेगा। याद रहेगा, एग्जैक्टली याद रहेगा। ठीक है। अब ये देखो, कारक और अति विशिष्ट कारक लिस्ट है कि सूर्य 1 और 9 नंबर का हाउस में, राशि नहीं, ये सब हाउस है। या इतना याद रखने की जरूरत, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। 11 नंबर राशि में अति विशिष्ट, यानी 11 भाव में अगर सूर्य होगा तो बहुत अच्छा फल देंगे। 10th में भी वो अच्छा फल देंगे, वहां दिशा का उसको बल मिलता है। लेकिन सूर्य एंड शनि आर सपोज टू बी दिस थिंग, नो? ये 10th and 11th एक्चुअली नहीं, अरे, शनि का। तू तू राशि मत गिन नैना। ये हाउसेस है, 11 इज द अच्छा, हाउस। ओके। दिस आर ऑल द हाउसेस। हाँ, तो 11 का हाउस बोलेगा तो एक्वेरियस, एंड एक्वेरियस इज रूल्ड बाय शनि ना, वो हिसाब से बोलियो अरे नहीं रे ना। मेरी माँ, वो राशि हुआ ना अभी ना, राशि, वो बराबर राशि है। अलग है, ये हाउस है। वापस मैंने तो मतलब कुछ, एक काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से जो हाउस है वो हाउस की बात कर रहे हो क्लियरली। हाँ, मैं हाउस की बात कर रहा हूँ। अब जैसे, चलो मैं अपना कुंडली दिखाता हूँ। मेरे में क्या है, बरोबर दिशा, मेरा दिग्बली बन जाता है सूर्य। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, मेरा सूर्य यहाँ बैठा है, तो दिग्बली हो गया। सन मेरा 10th में ही बैठा है। नॉट 5 नंबर है, 5 नंबर राशि में तो स्वग्रही भी हुआ तो अच्छी बात है, स्वग्रही है मेरा सूर्य। लेकिन साथ साथ में वो 10th के हाउस में बैठा है, तो वो दिग्बली हो गया, जो अभी लिस्ट में आया था ना, दिग्बली, दिशा का बल मिलता है। रुको, आ गया रे।
ठीक है, 10th हाउस है, इट्स नॉट नंबर, इट्स द हाउस। चंद्रमा 1 और 7 भाव में यानी लग्न में और सप्तम भाव में बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। पर आपको एक और बताता हूँ, जब भी एक और सूत्र याद आया जो मेरे को एक और मेरे एक दोस्त ने पायल ने बताया, जब भी चंद्रमा केंद्र में बैठ जाता है ना, यानी कि 1, 4, 7, 10, तब वो मानसिक पीड़ा बहुत देता है, मेंटल एलिमेंट देता है, या सुसाइडल थॉट्स आएंगे, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, एपिलेप्सी हो जाएगी, माइग्रेन हो जाएगा, ये श्योर शॉट है। मेरा है, मेरा 4th हाउस में है चंद्र। हाँ, मेरा फर्स्ट में है। है ठीक है, तो फर्स्ट में, ओह। हाँ, तो इनको दिमाग से रिलेटेड कुछ ना कुछ बीमारी, हेडेक, माइग्रेन, कुछ ना कुछ होगा, सेंट्रल ओवर नर्वस, थिंकिंग, ओवर ओवर थिंकिंग, थिंकिंग होएगा तो फिर एंग्जाइटी होती है, फिर आगे और एंजाइटी, कुछ होता है। या दैट बिकॉज ऑफ द चंद्रमा जब केंद्र में बैठ जाता है ना, तब ये मेंटल एलिमेंट्स या एंजाइटी देता ही देता है, 100% देता है। अब इसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जब भी केंद्र में चंद्रमा बैठता है ना, उसको हम कहते हैं बॉर्न विद सिल्वर स्पून, मतलब उसको वो सारी सुख सुविधाएं उसके माँ बाप उसको देंगे, उसको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मानसिक ऐंठन या एंजाइटी तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो ये फटाफट निपटा देते हैं। चंद्रमा 4 में स्वग्रही तो होगा ही, साथ में 1 और 7 में वो विशिष्ट कारक और दिशा का बल मिलता है जब वो चौथे भाव में रहता है। मंगल उसी तरह अति विशिष्ट कारक ज्यादा वो फल देगा जब वो 10th हाउस में होगा, कर्म स्थान में। उसी तरह दिग्बल भी होगा जब वो 10th में ही रहेगा। बुध जब 11th हाउस में रहेगा तभी अति विशिष्ट कारक होगा, और जब 1 नंबर राशि में, सॉरी, एक पहले मिनट भाव। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, मंगल 10th बोलेगा तो 10th हाउस में मंगल इज उच्च, तो दैट्स वाई बोल रहे हैं क्या? हाँ, वहां उच्च तो रहेगा ही, लेकिन उसका और भी ज्यादा पावर होगा जब वो 11th हाउस में मंगल बैठा होगा, और वो लग्न में जब बैठा होगा फर्स्ट हाउस में, तभी भी उसको दिशा का बल मिलेगा। किधर मिला लिखा है? इधर इधर तो सिर्फ 10 10 लिखा है, दिग्बली और अति विशिष्ट कारक 10। सॉरी, मैंने नीचे का पढ़ लिया, सॉरी सॉरी, मैंने वो बुध का पढ़ लिया। हम लोग एज इट इज कंफ्यूज रहते हैं, आदमी तुम्हें अपने को और कंफ्यूज कर रहा है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा, मैंने, ये कारक ग्रह जो है मंगल 3 या 6 में रहेगा तो अच्छा है यानी। अच्छा है, लेकिन जब मंगल 10th में रहेगा तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और भी अच्छा फल देगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, ये कारक यानी 2, 5, 9, 10, 11 में तो गुरु अच्छा है, लेकिन जब वो 5th और 9th का लॉर्ड बनेगा या फिर वहां पर ही वो बैठा है तो और भी ज्यादा वो अच्छा फल देता है। गुरु जब पहले भाव में बैठेगा लग्न में, तब और भी ज्यादा अच्छा वो फल देता है। शुक्र शुक्र जब चौथा, 7वां और 12वें हाउस में रहेगा, जैसे 12वें हाउस में शुक्र जब रहता है तो लक्ष्मी योग बनाता है, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी योग। ये लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि मेरे बड़े भाई की इसमें ना 12th हाउस में जब शुक्र आ जाता है ना, तो लक्ष्मी योग बनाते हैं। ये लोग फॉरेन घूमते बहुत है जब वो 12th में आपका वीनस चले जाता है तो। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि अगर कोई नेगेटिव मतलब राहु की दृष्टि पड़ गई शुक्र के ऊपर, तो वो वुमेन्स के पीछे पागल होता है अगर। ठीक है, जब 4th हाउस में शुक्र रहेगा शुक्र के स्थान में, तब भी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। शनि का भी तीसरे और छठे भाव में शनि अगर रहता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। सिमिलरली दिग्बली दिशा का बल मिलता है जब वो 7th में शनि बैठता है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि शनि जब 7th हाउस में यानी मैरिज के स्थान पर बैठे तो हल्का सा झगड़ा लगाता है, और इतना डिटैचमेंट जैसा रहता है स्पाउस के साथ, क्योंकि शनि एक गंभीर प्लेनेट है ना, वो मैच्योर प्लेनेट है। ठीक है, उसी तरह राहु 3, 6 और 10वें भाव में रहेगा तो अति विशिष्ट कारक हो यानी बहुत ज्यादा फल देगा। केतु भी 10 दूसरे और 8वें भाव में रहेगा तो बहुत ज्यादा फल देगा। अब आप बोलोगे इसका मैं क्या करूं, आचार डालूं ये सबका? आप जब कभी भी देखोगे कहीं राहु की महादशा चल रही है, इसकी अंतरदशा चल रही है, तो आप देखो क्या ये कौन के भाव में बैठा है, कोई विशिष्ट भाव या विशिष्ट कारक तो नहीं बना है। अगर वो उसकी महादशा चल रही है और वो विशिष्ट कारक बन चुका है, तो उसको आप बोलोगे तेरे को बहुत पैसा आएगा, मतलब डिपेंड वो कौन सा प्लेनेट है। जैसे सूर्य 10th में बहुत स्ट्रांग बन जाता है और सूर्य की दशा चल रही है, तो मैं उसको बोलूंगा बॉस तू सूर्य के मंत्र जब फटाफट कर, क्योंकि सूर्य तेरे 10th में ही बैठा है तो दिग्बली बन चुका है, विशिष्ट कारक बन चुका है सूर्य तेरा। तो उसको सूर्य की रेमेडी देंगे तो और फटाफट उसको लाभ मिलेगा सामने वाले को। इतना ज्यादा टेंशन मत लो,
कि मैं कैसे ये सब चीजें याद रहेगी। ठीक है, कितना बजा है? 4 मिनट और 10 बजे बंद कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ सूत्र है। इधर नंबर भाव को इंगित करता है, वो मैंने बताया थे, द हाउस। सूर्य जिस ग्रह के साथ युति बनाता है उसकी वो पावर कम कर देता है, वो आपको बताया। सूर्य जहाँ बैठता है उसकी उसको अष्ट कर देता है। सूर्य और राहु यदि कहीं पर भी बैठा हो तो ये ग्रहण योग बनता है। आई थिंक प्रियंका नु थे ना, अभी तुमने बताया था, ये ग्रहण योग बनता है। हाँ हाँ, तो तो ये अच्छा नहीं माना जाता, तो एक प्रकार का ये पितृदोष भी बनाता है सूर्य और राहु जब। बट इट इज इन 10th हाउस, सूर्य इज इन 10th हाउस। हाँ, तो सूर्य वहां स्ट्रांग तो बन गया, लेकिन राहु बैठ गया ना, तो उसको हाँ वर्क स्पेस पे प्रियंका को हमेशा परेशान करेगा कोई ना कोई लोग। ठीक है। अच्छा। हाँ, और सूर्य जब 10th हाउस में बैठता है तो पॉलिटिकल करियर उसका अच्छा बनता है, ये भी एक सूत्र है। जैसे मेरा भी सूर्य 10th में है, प्रियंका का भी सूर्य है, लेकिन प्रॉब्लम थी छोकरा वाला में राहु बेची हुई, तो वो ग्रहण योग बना दिया। तो इसलिए जब भी सूर्य में राहु का अंतर यानी अंतर्दशा आएगी या राहु में सूर्य का अंतर, तब उसको चाहिए कि सूर्य और राहु की रेमेडी करे, तो ताकि ये नेगेटिव इफेक्ट जो है ना, जो वर्क स्पेस पे उसको लोग परेशान करेंगे, वो नहीं रहेगा। ठीक है। सूर्य जब भी लग्न के अंदर में नवम भाव में हो तब वो कारक होता है, तब वो बहुत ही ज्यादा फल देता है। लेकिन कारक। इधर राहु और सूर्य ग्रहण योग है, पॉलिटिकल करियर स्पेशल इन 10th हाउस। तो हाँ, अगर इट इज गुड फॉर हर टू टेक अ पॉलिटिकल करियर। यस इट इज गुड, लेकिन राहु बैठा है ना। तो राहु बैठा है तो वो ग्रहण डालेगा, मतलब वो बाधा डालेगा, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी तो आएगी हाँ, प्रियंका को, लेकिन बिकॉज राहु है ना, तो एंड मोमेंट पे पूरा काम खराब कर देगी, खराब कर देगा राहु उसका। तो लेकिन वो तूने वो स्टेटमेंट में तो ऐसा लिखा है कि पॉलिटिकल करियर करना है उसको। हाँ, देखिए दो अलग अलग स्टेटमेंट है। सूर्य और राहु जब कंजंक्शन में बैठते हैं तो ग्रहण योग बनाता है। करेक्ट। ठीक है। तो ग्रहण योग होने के कारण उसके, क्योंकि 10th जहां पर भी बैठेगा वहां पे उसको इश्यू डालेगा। अगर सूर्य और राहु बैठा है फोर्थ में, तो उसके घर में परेशानी होगी, घर में फादर के साथ झगड़े होंगे, घर में हम्म। सुकून नहीं होगा, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहेगा और मेंटल पीस खत्म हो जाएगा। पर ये दूसरा स्टेटमेंट है, ऐसे व्यक्ति का पॉलिटिकल करियर अच्छा रहता है जब भी स्पेशली सूर्य 10th हाउस में बैठा हो। ऐसा नहीं लिखा है कि सूर्य राहु 10th हाउस में बैठा हो, वैसा नहीं है। ओके। ठीक है। अरे लास्ट स्लाइड है शायद तो। अब दिग्बली लास्ट है। दिग्बली यानी कौन से डायरेक्शन में, हाँ, कौन से डायरेक्शन में प्लेनेट बैठेगा ना उसको बल मिलेगा, उस दिशा का बल मिलेगा। दिग यानी कि दिशा, यानी कि डायरेक्शन, और बली यानी कि उसका बल, स्ट्रेंथ, पावर, उसको बोलते हैं दिग बली। जैसे यहाँ पे देखो, सूर्य जो रहता है सबसे ज्यादा पावरफुल कब रहता है पता है? 12 से 2 के बीच में, तब आता है ना बरोबर 12 बजे एकदम सिर के ऊपर, तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है। इसलिए हम लोग कहा है कि 10th हाउस में जब भी सूर्य रहता है ना, कि जिस किसी की भी कुंडली में, तो वो पावरफुल हो जाता है। ये सब टाइम जोन है। ठीक है, टाइम जोन है, जैसा आपको जानना है कि इसका समय कब हुआ होगा। ठीक है, तो आप जान सकते हो ये टाइमिंग के, अगर सूर्य मान लो 2nd हाउस में बैठा है, तो हम बोल सकते हैं इसका जन्म कहीं ना कहीं पे 4 से 6 के बीच में हुआ होगा। अगर मान लो सूर्य यहाँ पर बैठा है नवम भाव में, तो हम बोल सकते हैं 2 से 4 बजे के आसपास इसका जन्म हुआ होगा। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, सूर्य की स्थिति को देखकर आप उसका जन्म का आकलन कर सकते हो। पहले ये नंबर इसीलिए दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ कि गुरु और बुध लग्न में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर गुरु या बुध की सिचुएशन लग्न भाव में रहेगा ना, तो बोल सकते हैं जब भी गुरु की महादशा या बुध की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, फटाफट उसका अच्छा फल देगा। जैसे मान लो ये कोई जातक है जिसका 1st हाउस में गुरु बैठा है या 1st हाउस में बुध बैठा है, तो जब भी गुरु की दशा आएगी ना, तो उसकी शादी के योग बनेंगे। या जब भी बुध की दशा आएगी या बुध अकेला बैठा है, तो हम बोलेंगे बुध दिग्बली होने के कारण जब भी बुध की दशा आएगी ना, इसको बिगनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे और ये बहुत ही कैलकुलेटिव इंसान रहेगा। उसी तरह चंद्रमा और शुक्र जब भी 4th हाउस में बैठते हैं ना, तब वो दिग्बली, उसको दिशा का बल मिलता है। केंद्र में ही ये 7 प्लेनेट हैं जहाँ वो स्ट्रांग हो जाते हैं। सूर्य और मंगल 10th हाउस में जब भी रहेंगे तो उसको वहां का दिशा का बल मिलेगा। तो जब भी सूर्य मंगल रहेंगे, उसकी उसके महादशा अंतरदशा में बहुत ज्यादा फल देंगे। उसी प्रकार शनि जब 7th हाउस में रहेगा,
तो उसको दिशा का बल मिलता है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन का स्वामी कौन है? शनि है। इसलिए शनि जब वहां बैठता है तो बहुत ही अच्छा वो फल देगा उसको, उसकी महादशा या अंतरदशा में। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये अति विशिष्ट कारक, मुझे लगता है आप लोग थक गए हो सुन सुन के, है ना? तो इसको यहीं पे क्लोज। कल कल नहीं है पॉसिबल, कल रात को नहीं है, आई एम गोइंग आउट। अच्छा, रात को ऑप्शन नहीं है। चेंज। तो सैटरडे तो ये है, विसर्जन है, तो क्या करना है तुम लोग सैटरडे बोलो। चलेगा ना? ये नहीं है। बेटा ना बोल रही है। नहीं, तो संडे या फिर मंडे। संडे, हाँ मंडे चल। मंडे ना, मंडे तो फिर मंडे को करते। ठीक है। ठीक है। आज जरा देखो, दो तीन सूत्र आपको मैंने बताए थे कि केंद्र का स्वामी का त्रिकोण के साथ में बुध आदित्य योग, ये सबकी कुंडली में देखो कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो और लग्न का देखो किसका शादी कहाँ से होगा, कौन से दिशा से आएगा। तो थोड़ा आपको प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा। नीरव, वन क्वेश्चन, सूर्य राहु इन 10th हाउस ગ્રહણ યોગ છે, કોઈ બી હાઉસમાં ટુગેધર ઇટ્સ અ ગ્રહણ યોગ, चित्त પણ ग्रहण। સૂર્ય ઓલું દિગ્બલી થાય છે 11th માં, અકોર્ડિંગ ટુ ધ ચાર્ટ। તો हाँ, 11th માં બી અગર સૂર્ય ને રાહુ હોય તો બી સેમ રીડિंग। इट्स द सेम रीडिंग। तो देखो यहाँ पॉजिटिव रीडिंग भी है, करिश्मा नेगेटिव रीडिंग भी है। तो सूर्य ओके। दिग्बली होगा, असित विशिष्ट कारक हो गया 11th में या 10th में। ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट जॉब में उसको बहुत आगे लेके जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक जाएगी गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट के रिलेटेड काम। क्यों? बिकॉज वहां राहु बैठ चुका है उसके साथ। तो राहु उसको ग्रहण योग, ये पितृदोष भी हम इसको बोल सकते हैं, एक प्रकार का ग्रहण योग को। ठीक है, ठीक है। चलिए।